हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं लेक्चर 4 में। और 3 लेक्चर ले चुका हूं यार। जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें कि क्वेश्चन आंसर सेशन आपके लिए लेकर के आए थे। बड़ा ही शानदार शानदार क्वेश्चन आपको मैंने कराया था। वो बड़ा ही अच्छा लेक्चर जा भी रहा है, लोग बड़ा ही अच्छा कमेंट दे रहे हैं उस पर। और काफ़ी हमें भी अच्छा लग रहा है कि चलो भाई बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन आंसर सेशन का एक दूसरा पार्ट मैं लेकर के आया हूँ लेक्चर नंबर 4 में। उसमें हम लोग और भी रिलेशन के क्वेश्चन करने वाले हैं। कोशिश किए थे हम कि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन को करा दे, बट काफ़ी बड़ा हो रहा था वीडियो। इस वजह से मैं इसको सोच रहा हूँ कि तोड़ तोड़ करके कई एक पार्ट में बांट करके पूरे जितने भी पॉसिबिलिटी हैं उसको मैं कवर करूँगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4 और पहले स्लाइड पर आते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला स्लाइड में एक सवाल है, मैंने लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं और बोला गया कि बताइए इन 4 ऑप्शन में से इक्विवेलेंस रिलेशन कौन है। इसमें ऑप्शन ए में है कि x is related to y, x is related to y, this implies that x square is equal to y square। अगर x का रिलेशन y से है तो कैसा कैसा रिलेशन बन पा रहा है एक्स वाई के बीच में। एक्स स्क्वायर का वैल्यू वाई स्क्वायर के बराबर है। इसको मैं ऐसे अगर लिखा होता, आप लोग इस तरीके से देखने के हैबिचुअल है कि सपोज दैट कोई ऑर्डर पेयर एक्स वाई है इस प्रकार से कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर है, वाई स्क्वायर के बराबर है। तो हम जानते हैं कि कोई भी रिलेशन अगर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो वो निश्चित तौर पे रिफ्लेक्सिव को भी सेटिस्फाई करेगा, सिमेट्रिक के भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ट्रांजिटिव के भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर वो रिफ्लेक्सिव के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं इसको चेक करता हूं कि ये रिफ्लेक्सिव के प्रॉपर्टी को कैसे सेटिस्फाई करेगा। देखिए, तो रिफ्लेक्सिव के प्रॉपर्टी को ऐसे सेटिस्फाई करेगा कि उसका रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए, है ना। x इज रिलेटेड टू x। तो जब x से रिलेट करेगा तो यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी, x स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर के बराबर होगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बोलूं कि किसी नंबर का स्क्वायर उसके स्क्वायर के बराबर है तो होता ही है, इसमें दो राय क्या है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ऑलवेज एक्स स्क्वायर, ये सत्य वचन है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई होता है। अच्छा, अगर मैं सिमेट्रिक रिलेशन की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं सिमेट्रिक रिलेशन की बात करूं तो यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन तब होगा इफ एक्स इज रिलेटेड टू वाई, इफ एक्स इज रिलेटेड टू वाई देन y इज ऑल्सो रिलेटेड टू x। अगर x का रिलेशन y से है तो y का भी रिलेशन x के साथ होना चाहिए, तभी वो रिलेशन क्या कहलाता है, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। तो इस बात को अगर मैं देखूं और समझूं, है ना, तो मैं ये कहूंगा कि हमारा जो रिलेशन है, हमारा जो रिलेशन है वो दिया गया था कि इस प्रकार से ऑर्डर पेयर को फॉर्म कर रहा है एक्स वाई को, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर के बराबर है। तो इफ x इज रिलेटेड टू y देन x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो अगर मैं चेक करूंगा कि अगर y इज रिलेटेड टू x होगा तो यहाँ पे y स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी, x स्क्वायर के बराबर होगी। y स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी, x स्क्वायर के बराबर होगी। तो ये ठीक है कि अगर x स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर है तो y स्क्वायर भी x स्क्वायर के बराबर हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो का स्क्वायर अगर हम मानते हैं कि यहाँ पे 2 स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर मान लो, -2 का स्क्वायर मान लेता हूं, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिलेशन सही है, ये फॉलो हो रहा है, तो ये सिमेट्रिसिटी को भी फॉलो कर रहा है। अब मैं चेक करूंगा कि हमारा ऑप्शन है ट्रांजिटिव रिलेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो मैं ट्रांजिटिव रिलेशन पे एक बार चेक करता हूं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है, ट्रांजिटिव रिलेशन ये बोलता है, ट्रांजिटिव रिलेशन ये बोलता है कि इफ x is related to y and y is related to x, this implies that x is related to y, this implies that x is related to y, ठीक है। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आता है, क्या, यहां से मुझे एक बात समझ में आता है कि देखिए अगर x का रिलेशन y के साथ है, अगर x का रिलेशन y के साथ है तो x स्क्वायर का वैल्यू y स्क्वायर के बराबर हुआ। और अगर y का रिलेशन z के साथ है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, इसको मैं सुधार लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ कि y इज रिलेटेड टू z। इफ x इज रिलेटेड टू y एंड y इज रिलेटेड टू z देन x इज रिलेटेड टू z,
देन x इज रिलेटेड टू z, ठीक है, देन x इज रिलेटेड टू z, ठीक है। तो अगर x का रिलेशन y के साथ है तो x स्क्वायर का वैल्यू y स्क्वायर के बराबर होगा, और अगर y का रिलेशन z के साथ है तो y स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर होगा, z स्क्वायर के बराबर होगा। ये बताता है कि अगर x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर है और y स्क्वायर z स्क्वायर के बराबर है तो निश्चित ही x स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर होगा, z स्क्वायर के बराबर होगा, और ये सही भी है, इसमें क्या गलत है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूं कि जो ऑप्शन ए है दो x और दो पेयर बना रहा है, जैसे कि एक x और y के बीच में, और उसका रिलेशन इस प्रकार से बन रहा है कि x स्क्वायर y स्क्वायर के बराबर है। तो इस पे मैं चेक किया कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, सिमेट्रिक को कर रहा है कि नहीं, ट्रांजिटिव को कर रहा है कि नहीं, ये तीनों ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो मैंने पहला ऑप्शन चेक किया और ये पहला ही ऑप्शन क्या आ गया कि हाँ ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो मैं इसके पहला ऑप्शन को टिक कर दूंगा कि देखो भैया यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन कौन है, तो पहला ही रिलेशन यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, पहला ही रिलेशन यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 हमारा सही है ना। आप लोग लिख लेना ना, ऊपर नीचे करके इधर उधर करके लिख सकते हो, थोड़ा मैं भी बीच बीच में ऐसे साइड में हो जाया करूंगा ताकि आपको लिखने में आसानी हो। अब कई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सर बाकी के 3 ऑप्शन का क्या, बाकी के 3 ऑप्शन को भी बता देते तो अच्छा होता है ना, मन में ऐसा चल रहा है कि सर ये तो फालतू में आपने पहला ऑप्शन चेक किया और पहला ही ऑप्शन सही हो गया, बाकी के 3 ऑप्शन का क्या होगा। थोड़ा इस पे भी देखिए कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, या फिर कौन सा रिलेशन इन 3 ऑप्शन पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो जरूर मैं चेक करूंगा, ठीक है। चेक करने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ कि देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दूसरा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ लिखा गया है कि एक रिलेशन बन रहा है R2, और R2 रिलेशन x y के बीच में इस प्रकार से बन रहा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y है, जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो सेकेंड कंपोनेंट से बड़ा है। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले मैं ऑप्शन बी पर चलता हूँ और इसके रिलेशन को लिखता हूँ। तो इसका रिलेशन दिया गया है कि रिलेशन एग्जिस्ट इन पेयर x एंड y सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, x क्या है, y से बड़ा है, पहला कंपोनेंट जो है वो दूसरे कंपोनेंट से बड़ा है। तो यहाँ से एक बात समझ में आता है कि यार हमें इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने के लिए हमें चेक करना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो रिफ्लेक्सिव के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कब करेगा, जब x इज रिलेटेड टू x होगा, x इज रिलेटेड टू क्या होगा, x होगा। तो x का रिलेशन x के साथ होने का मतलब ये हुआ कि रिलेशन के अनुसार, इसके परिभाषा के अनुसार x मस्ट बी क्या आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू x आ गया। अब आप एक बात बताओ, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल टू, ये जो और में है ग्रेटर देन और इक्वल टू, बड़ा है या बराबर है, तो बराबर तो आ रहा है ना। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के प्रॉपर्टी को ये सेकेंड ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, बी वाला ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, अब मैं चेक करूंगा कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो इसके सिमेट्रिसिटी को चेक करेंगे। तो सिमेट्रिसिटी को जब मैं चेक करूंगा तो सिमेट्रिक रिलेशन ये कहता है कि इफ x is related to y, this implies that y is also related to x। अगर x का रिलेशन y के साथ है तो y का भी रिलेशन x के साथ होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई बढ़िया बात है, मैं चेक करूंगा। मैं कहूंगा कि मान लीजिए, एक एग्जांपल लेता हूं कि 5 बड़ा है 3 से, 5 बड़ा है 3 से, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, सही बात है, 5 बड़ा या बराबर में लगाया हूं तो बराबर तो नहीं लेकिन बड़ा तो है। तो 5 बड़ा है 3 से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या ये रिलेशन भी एग्जिस्ट करेगा कि 3 बड़ा होगा 5 से। अब ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा बताइए। तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि 3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये तो गलत हो गया ना, 3 कहां से बड़ा या बराबर हो पाएगा 5 के। तो जो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है रिलेशन, वो रिफ्लेक्सिव के प्रॉपर्टी को जरूर सेटिस्फाई करता है लेकिन वो सिमेट्री के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं ये बोलूंगा कि हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। तो ऑप्शन बी जो हुआ है ना, वो जो है कि यहाँ पे
इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हुआ। ठीक है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, सिमेट्री के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है। और एक रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब होगा जब वो रिफ्लेक्सिव के प्रॉपर्टी को, सिमेट्री के प्रॉपर्टी को और ट्रांजिटिव के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे। अब मैं ऑप्शन सी की बात करता हूं। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कि रिलेशन 3 इज डिफाइंड ऑन ऑर्डर पेयर एक्स एंड वाई सच दैट एक्स डिवाइड्स वाई। एक्स जो है किसको डिवाइड कर रहा है? वाई को डिवाइड कर रहा है। तो ये भी रिलेशन देखिए रिफ्लेक्सिव है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि एक्स डिवाइड्स वाई एक ऐसा रिलेशन है। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में यहां पे लिखा हुआ है कि x इज रिलेटेड टू y। यहाँ पे R3 मतलब थर्ड रिलेशन बनाया गया है ऑप्शन सी में। x इज रिलेटेड टू y सच दैट, अगर x का रिलेशन y से है तो ये इंप्लाइज कर रहा है कि x डिवाइड्स y, x y को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब मैं इसको समझता हूं। मैं कहता हूं कि x डिवाइड्स y, x जो है कि y को डिवाइड कर देगा, मतलब जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो आपके सेकेंड कंपोनेंट को भाग दे रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? तो रिफ्लेक्सिव तब होगा, रिफ्लेक्सिव तब होगा जब ये क्या करे, इसके डिफिनीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो इसके रिलेशन को सेटिस्फाई कब करेगा? इसके रिलेशन को सेटिस्फाई कब करेगा? जब x का रिलेशन x के साथ फिट बैठेगा। और अगर x का रिलेशन x के साथ फिट बैठेगा तो हमारा जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे क्या लिखाएगा कि x डिवाइड्स x, x डिवाइड्स x, x को काट देगा। सही बात है, 2 को डिवाइड करेगा, 3 को डिवाइड करेगा, 5 को डिवाइड करेगा, तो रिफ्लेक्सिव के तो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो थर्ड रिलेशन लिखा गया है रिफ्लेक्सिव के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अब मैं चेक करूंगा कि जो सी ऑप्शन में लिखा गया है ये सिमेट्रिक के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो अगर मैं सिमेट्रिक के परिभाषा को देखूं, सिमेट्रिक के डिफिनीशन को देखूं, तो सिमेट्रिक का डिफिनीशन क्या बोल रहा है? सिमेट्रिक का डिफिनीशन ये बोल रहा है, सिमेट्रिक का डिफिनीशन ये बोल रहा है कि x इज रिलेटेड टू y, है ना। इफ x इज रिलेटेड टू y देन y इज रिलेटेड टू x। अगर x का रिलेशन y से है तो y का रिलेशन x से होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इफ x डिवाइड्स y, इफ x डिवाइड्स y, इफ x डिवाइड्स y, then y divides x। अब ये बात कितना सही है? अब ये बात कितना सही है? मैं मानता हूं कि फर्स्ट कंपोनेंट मैंने बना लिया 1 3 का, फर्स्ट पेयर मैंने बना दिया 1 3 का। लो भैया, ये जो 3 है इसको 1 ने डिवाइड कर दिया। अब अगला स्टेटमेंट जो है सिमेट्रिक का वो ये बोलेगा कि फिर 1 को किसने डिवाइड कर दिया? 3 ने डिवाइड कर दिया। 1 को किसने डिवाइड कर दिया? 3 ने डिवाइड कर दिया। तो क्या ये रिलेशन बन पा रहा है? क्या ये रिलेशन बन पा रहा है? क्या y इज रिलेटेड टू x है यहाँ पे? तो यहाँ पे y इज रिलेटेड टू x नहीं है। 3 भला कैसे 1 को डिवाइड कर सकता है? ये तो रिमाइंडर आते ही जाएगा, आते ही जाएगा, आते ही जाएगा, कटेगा ही नहीं। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं कि हमारा x इज रिलेटेड टू y, x डिवाइड्स y सही है, लेकिन y इज रिलेटेड टू x ये बात सही नहीं है। तो ये सिमेट्रिक के डिफिनीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो जरूर जो ऑप्शन सी में लिखा गया है कि x इज रिलेटेड टू y सच दैट x डिवाइड्स y, इस प्रकार से रिलेशन बन रहा है कि x जो है कि y को डिवाइड कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव जरूर है लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। और अगर हमारा ऑप्शन सी सिमेट्रिक के डिफिनीशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं था। ठीक है, तो आई होप आपको हल्का हल्का क्लियर हो रहा होगा, है ना। चलते हैं चौथा जो इसका पार्ट था। चौथा पार्ट क्या था? चौथा पार्ट क्या था इसको देखते हैं, है ना। देखो ये चौथा पार्ट क्या था। यहाँ पे चौथा पार्ट लिखा हुआ है ऑप्शन डी। क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन डी लिखा हुआ है, ऑप्शन डी लिखा हुआ है। फोर्थ रिलेशन बनाया है। फोर्थ रिलेशन ये बनाया है कि x और y के बीच में जो रिलेशन बन रहा है इस प्रकार से बन रहा है कि y की वैल्यू x से ज्यादा है, सेकेंड कंपोनेंट जो है वो फर्स्ट कंपोनेंट से बड़ा है। अब मैं
फोर्थ ऑप्शन के लिए बहुत एक सिंपल चीज बता रहा हूं कि अगर आप कॉमन वे में सोचोगे तो ये कहोगे ना कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए यक्स का रिलेशन यक्स के साथ होना जरूरी है। तो अगर मैं इस डिफिनीशन पे काम करूं तो मैं कहूंगा कि यक्स इज लेस देन यक्स। रिफ्लेक्सिव की बात बता रहा हूं मैं, आगे जाके बना नहीं रहा हूं, बस यहीं पे सोचने की बात कर रहा हूं कि आप लिखोगे ना कि यक्स इज लेस देन यक्स, क्या ये सही है? या यक्स इज ग्रेटर देन यक्स, क्या ये सही है? ये सही नहीं है। मैं खुद से बड़ा या छोटा नहीं हूं, मैं खुद के बराबर हूं। समझ रहे हैं कि नहीं? यक्स खुद के बराबर है, लेकिन यक्स यक्स से छोटा नहीं है, यक्स यक्स से बड़ा नहीं है। तो ऑप्शन डी में तो बहुत ज्यादा सोचना ही नहीं था, ये तो पहले ही समझ में आ रहा था कि यार ये तो रिफ्लेक्सिव के ही प्रॉपर्टी को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा कहां से? जब रिफ्लेक्सिव के ही प्रॉपर्टी को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो इक्विवेलेंस रिलेशन कहां से बन जाएगा? ठीक है, तो ये बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी। और अगर अच्छा लग रहा है, सारी बातें समझ में आ रही हैं, तो ज़रूर जो है कि एक बार लाइक किया करिए और सब्सक्राइब किया करिए हमारे चैनल को। इससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि अब जो मोटिवेशन है मैं बच्चों को देता हूँ, लेकिन यहाँ जो यूट्यूब है यहाँ पे बच्चों से मोटिवेशन लेना है कि यार चलो लाइक वाइक करो। और बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचता भी नहीं हूँ, बट हाँ ये कहना मेरा फ़र्ज़ है कि जो है कि थोड़ा थोड़ा आप लोग ग्रो कराओ चैनल को, है ना, ताकि धीरे धीरे बूम करे वो और बच्चे जुड़े। ठीक है, चलिए तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला जो सवाल है वो लिखा गया है कि गिवन सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, है ना, एंड रिलेशन आर, एक रिलेशन आर बनाया गया है इस पे इस प्रकार से कि इसमें दो पेयर है। इसमें कितने पेयर है? दो पेयर है, 1 2 एंड 2 1। देन द रिलेशन आर विल बी, है ना, चार ऑप्शन दिए गए और पूछा गया कि बताइए ये कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब ये बड़ा अच्छा सवाल है ना, बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है इसको डिस्कस करते हैं। देखो, दिया गया है कि एक सेट है और इसमें तीन एलिमेंट है। एक सेट है और इसमें कितने एलिमेंट है? तीन एलिमेंट है। कौन कौन से? तो 1 2 और 3, इसमें तीन एलिमेंट हो गए। इसके ऊपर जो रिलेशन बना, रिलेशन इस प्रकार से बना कि इसमें दो पेयर आए हैं, 1 2 और 2 1। इसमें दो पेयर आए हैं, 1 2 और 2 1। ठीक है, अब करें कि द रिलेशन आर विल बी, अब करें कि जो रिलेशन आर होगा वो क्या होगा? लिखा गया है चार ऑप्शन के रिफ्लेक्सिव होगा अगर इसमें मैं 1 1 के पेयर को जोड़ दूं। ये जो रिलेशन मैंने यहाँ पे आर के फॉर्म में लिखा है, बोला गया कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा अगर, पहले ऑप्शन को ध्यान दो तो इसमें लिखा गया अगर मैं इसमें 1 1 के पेयर को जोड़ देता हूँ तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। अब क्या ये बात सही है? अब आपको हल्का फुल्का ये समझ में आना चाहिए कि यार कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब कहलाता है जब उसके जो भी सेट में एलिमेंट अवेलेबल हैं सबका रिलेशन खुद के साथ एग्जिस्ट करे, है ना, सेल्फ, खुद से वो रिलेशन बनाए। तो हमारे सेट में अगर तीन एलिमेंट है 1 2 और 3, तो 1 का रिलेशन 1 के साथ हो, 2 का रिलेशन 2 के साथ हो, 3 का रिलेशन 3 के साथ हो, तब जाकर के वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। ऐसा नहीं, परिवार का अगर एक भी सदस्य खुद से संबंध नहीं रखता है तो वो परिवार रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बस आप ऐसे समझो कि अगर परिवार में 10 लोग हैं तो सबका रिलेशन खुद के साथ होना जरूरी है। तो अगर सेट ए में तीन एलिमेंट है तो इन तीनों एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि किसी दो का हो गया, किसी एक का हो गया रिलेशन खुद के साथ तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा ना, सभी एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ होना जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन ए की बात कर रहा हूं, अगर मैं ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग चलूं तो ये बोल रहा है कि आपका जो रिलेशन है इसमें क्या करिए, 1 1 को जोड़ दीजिए। एक पेयर मैंने ले लिया 1 1 और इसको मैंने इसमें जोड़ दिया और बोल रहा है कि अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो ना हो बाबू, ऐसे कैसे, इसे थोड़े होता है, ऐसे नहीं होता है। रिफ्लेक्सिव का डिफिनीशन बोल रहा है कि अगर आप 1 1 को जोड़ रहे हो तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा, इसमें आपको 2 2 को भी जोड़ना चाहिए था, इसमें आपको 3 3 को भी जोड़ना चाहिए था, तब जाके रिफ्लेक्शन, ये जो रिलेशन है वो जो है कि रिफ्लेक्सिव बनता। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जोड़ करके आप बोल दो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो यहां पे ऑप्शन ए जो है कि वो गलत है। ठीक है, समझ में आ रहा है? दूसरा, मैं ऑप्शन बी की बात करता हूं। यहां पे ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूं तो मैं ये देख पा रहा हूं कि ये ऑप्शन बी क्या है, बोला है कि सिमेट्रिक इफ 2 3 इज एडेड। कह रहा है कि यहां पे अगर मैं 2 3 को जोड़ दूं, है ना, अब सेट ए में तीन एलिमेंट है और रिलेशन बनाया गया है इस पे 1 का 2 से, 2 का 1 से, दो एलिमेंट इसमें दिए गए हैं और बोला गया कि रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, तो सेट आर में हमारे 1 2 और 2 1 दो एलिमेंट है
और बोला गया कि रिलेशन सिमेट्रिक हो। ये रिलेशन कैसा हो? ये रिलेशन सिमेट्रिक हो। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा? अभी तो फिलहाल मान लो अगर कुछ भी नहीं दिया होता ना तो ये रिलेशन सिमेट्रिक था। इसमें 1 का रिलेशन 2 के साथ था, 2 का रिलेशन 1 के साथ था, तो उल्टा पुल्टा था कि नहीं है? x रिलेटेड टू y रिलेटेड टू x है कि नहीं है? तो ये रिलेशन सिमेट्रिक था। बट यहां पे दे दिया गया कि दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक इफ 2 3 इज एडेड। तो अगर मैं अपने नए रिलेशन में 2 3 को ऐड कर देता हूं, अगर मैं अपने नए रिलेशन में 2 3 को क्या कर देता हूं? ऐड कर देता हूं, तो अब आप बताओ कि क्या होगा? भाई 2 3 को ऐड कर देने से रिलेशन सिमेट्रिक कैसे हो जाएगा? जो बोल रहा है ये भी तो ध्यान दे कि नहीं यार, जब 2 3 को ऐड करूंगा तो 3 2 को भी ऐड करना पड़ेगा। जब मैं 2 से 3 का रिलेशन एग्जिस्ट करा रहा हूं यहाँ पे, तो 3 से 2 का भी रिलेशन एग्जिस्ट कराना पड़ेगा, तभी ये रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा, नहीं तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक फिलहाल था, लेकिन 2 3 को ऐड कर देने से ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हुआ। ऑप्शन बी भी हमारा यहाँ पे फेल हो गया, ऑप्शन बी भी गलत है। ठीक है, अच्छा मैं अब तीसरे ऑप्शन की बात करता हूं। तीसरे ऑप्शन में है कि गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव इफ 1 1 एंड 2 2 इज एडेड। कह रहा है कि दिया गया रिलेशन जो है यहाँ पे, जिसमें इस रिलेशन में 2 पेयर हैं, ये रिलेशन ट्रांजिटिव बन जाएगा अगर मैं इसमें 1 1 और 2 2 को क्या कर दूं? ऐड कर दूं। तो मैं जरा देखता हूं 1 1 और 2 2 को ऐड करके कि क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे अब मैं ट्रांजिटिव की बात कर रहा हूं, और मुझे एक बात समझ में आ रहा है कि देखो यार, सी ऑप्शन की जब बात चल रही है, ट्रांजिटिव की जब बात चल रही है, तो मैं गिवन रिलेशन को देखता हूं और मैं कहता हूं कि हमारा रिलेशन जो था उसमें 2 पेयर थे, 1 2 2 1, है ना? 2 पेयर थे जो क्वेश्चन में दिए गए थे। अब इसमें 2 पेयर को और ऐड करना है। किसको किसको? 1 1 और 2 2 को ऐड करना है। तो मैं 1 1 और 2 2 को ऐड कर लेता हूं। मैंने 1 1 और 2 2 को ऐड कर लिया। अब जब मैं 1 1 और 2 2 को ऐड कर लेता हूं तो मुझे चेक करना है कि क्या रिलेशन ट्रांजिटिव बना। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या क्या बातें जरूरी हैं? इफ ए इज रिलेटेड टू बी, इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, दिस इंप्लाइज दैट ए इज रिलेटेड टू सी। अगर ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन किससे होगा? सी से होगा। तो मैं यहाँ पे ये देखूंगा कि अगर एक का रिलेशन 2 से है, मैं पेयर देख रहा हूं, अगर एक का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 1 से है यहां से, तो एक का रिलेशन 1 से होना चाहिए। क्या एक एक इसमें है? हाँ, 1 1 इसमें अवेलेबल है भैया। देखो यहाँ पे ये नया पेयर मैंने जोड़ा तो है, बोला गया कि जोड़ने के लिए है, 2 पेयर बोला गया, दोनों पेयर जोड़ दिया हूं, तो 1 1 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो भैया चलो ठीक है, ये 2 पेयर मिलकर तो बना दिए। फिर बात ये आती है कि 2 2, 2 का रिलेशन 2 से है, इसको भी समझ लेते हैं कि 2 का रिलेशन किसके साथ है? 2 के साथ है, और 2 का रिलेशन और किसके साथ है? 1 के साथ है। तो देखो 2 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 1 के साथ, तो 2 का रिलेशन ऑलरेडी इसमें 1 के साथ पहले से ही बना हुआ है। तो सिमेट्रिक यहाँ ट्रांजिटिव यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि भैया ये ट्रांजिटिव है। तो 2 चॉइसेस थे और मैंने दोनों पे ही चेक कर लिया। कोई लोग ऐसे भी बोल सकते थे कि सर 1 का रिलेशन 1 से है, 1 का रिलेशन 1 से है और 1 का रिलेशन 2 से है, तो 1 का रिलेशन 2 से होना चाहिए था, वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो मैं जितना भी पेयर बना पा रहा हूं सब इसमें पाए जा रहे हैं, है ना? कोई भी ऐसा पेयर जो इसमें ना पाया जाए, कोई बना के दिखाओ, तो आपको सभी पेयर ऐसा समझ में आएगा कि यार इसमें पाए जा रहे हैं, ट्रांजिटिव के डिफिनीशन को सबके सब सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये रिलेशन जो है कैसा होगा? ट्रांजिटिव नेचर का होगा। अब कई लोग कहें सर डी बच गया, इसको भी चेक करके दिखाओ। आप चारों ऑप्शन को चेक करके दिखाओ। लो जी दिखाता हूं, चारों ऑप्शन को चेक कर लेता हूं। मैं डी ऑप्शन की बात करता हूं। बोल रहा है कि दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, है ना? दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक,
यहां लिखा गया दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक इफ क्या हो जाए कि गिवन रिलेशन में आप किसको ऐड कर दीजिए, गिवन रिलेशन क्या था 1 2 एंड 2 1, दो पेयर बनाए गए थे। करा कि अगर आप इसमें किसको ऐड कर दीजिए 3 2 को ऐड कर दीजिए, 3 2 को लो भैया ऐड कर देता हूं, 3 2 को ऐड कर दिया इसमें। अब करा कि अब ये रिलेशन सिमेट्रिक बन जाएगा। फिर से वही बात कि भाई रिलेशन तो ऑलरेडी सिमेट्रिक था, एक का रिलेशन दो के साथ था, दो का रिलेशन एक के साथ था। आपने जब तीन का रिलेशन दो के साथ एग्जिस्ट कराया अलग से, तो आपको दो का रिलेशन तीन के साथ एग्जिस्ट कराना चाहिए था, लेकिन आप नहीं कराए। तो पेयर जब नहीं बन पाएगा, अगर ए का रिलेशन बी से तो बी का रिलेशन ए से अगर नहीं बन पाएगा तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, है ना। यहीं पे मार खा गया। अब यहाँ पे इनको करना क्या चाहिए था कि अगर 3 से 2 का कराए तो एक पेयर और जोड़ना चाहिए था। किसका? 2 से 3 का पेयर जोड़ना चाहिए था। जब 3 से 2 का है तो 2 का 3 से होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक पेयर जोड़ पा रहे हैं और 2 से 3 इसमें अवेलेबल नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो है कि इस क्वेश्चन में क्या है, सही है। तो आप उम्मीद करता हूँ जरूर आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। बार बार बोल रहा हूँ हर एक क्वेश्चन के बाद, ठीक है। तो समझ में आ रहा है तो अपना फीडबैक देते रहो कि हाँ हाँ समझ में आ रहा है। और क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन स्लाइड चेंज कर रहा हूँ ना, तो स्लाइड चेंज करने के बाद आप क्या करो कि अपने से लगाया करो सवाल को, नहीं आता है फिर देखा करो कि अच्छा हाँ ये चीज़ गलत था, तो फिर जो है ना वो आपके परमानेंट मेमोरी में धीरे धीरे सेव होते जाएगा कि अच्छा ऐसे बनाते हैं। तो ठीक है, मैं चलता हूँ तीसरी स्लाइड पे। कि गिवन द रिलेशन आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर यहाँ पे दिया गया है 1 1 एंड 2 3 on the set A is equal to 1 2 3, the minimum number of order pair which when added to R to make it an equivalence relation is what। करा है कि कोई एक ऑर्डर पेयर दिया गया है रिलेशन का, और ये जो रिलेशन बनाया गया है एक सेट ए पर बनाया गया है जिसमें कि 3 एलिमेंट हैं 1 2 3। अब कह रहा है कि ये जो रिलेशन है जो कि सेट ए पर है और जो भी बना हुआ है रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन कब बन जाएगा, कितने पेयर और हमको ऐड करना चाहिए कि ये क्या बन जाए, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। अब ये बड़ा सुंदर सा सवाल है, अच्छा सवाल है। तो मैं कहूँगा कि देखो, मैं सबसे पहले तो नोट करता हूँ कि हमारा सेट ए जो है उसमें 3 एलिमेंट हैं 1 2 और 3, और जो रिलेशन बना है इसमें 2 एलिमेंट हैं 1 1 और 2 3, 1 1 और 2 3। अब इसको हमें बनाना है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है भैया? ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और क्या हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो मैं इस बात को लिखूंगा। मैं कहूंगा कि सबसे पहले तो हमें ये चेक करना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा और ट्रांजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किन किन पेयर को जोड़ने पड़ेंगे। अब वो सारे पेयर जोड़ देंगे, ये क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। तो मैं रिफ्लेक्सिव बनाने को सोचता हूं। मैं कहता हूं कि अगर सेट ए में हमारे 3 एलिमेंट है तो उसे रिफ्लेक्सिव होने के लिए जरूरी है कि हर एक एलिमेंट खुद से जुड़ा हुआ हो। 1 का 1 से रिलेशन हो, 2 का 2 के साथ हो, 3 का 3 के साथ हो। तो यहां जो गिवन रिलेशन है इसमें एक पेयर तो दिया हुआ है, इसमें एक पेयर दिया हुआ है किसका, 1 का रिलेशन 1 के साथ एग्जिस्ट कराया है। बाकी के जो 2 पेयर और जुड़ने चाहिए थे ये इसमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि 2 पेयर यहां से मैं ऐड करूंगा अपने से, इसको इक्विवेलेंस बनाने के लिए। दूसरी बात, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो हो गया, मैं बता दिया। कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन तब होता है जब ए का रिलेशन बी के साथ अगर है तो बी का भी रिलेशन ए के साथ हो। तो यहाँ पे अगर 2 से रिलेशन 3 का एग्जिस्ट कर रहा है गिवन रिलेशन में, अगर एक पेयर 2 3 का है तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें 3 से 2 का भी एक पेयर जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के ये सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो 2 पेयर यहां से जोड़े और एक इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए जोड़े। तो अब जो मेरा नया रिलेशन बन पा रहा है जिसमें कि मैं पेयर को जोड़ते जा रहा हूं, तो अब जो मेरा नया पेयर बन पा रहा है उसमें कितने एलिमेंट हो गए हैं, ये 1 1 और 2 3 तो क्वेश्चन का पार्ट है जो कि दिया गया है। मैंने जो जोड़ा है इक्विवेलेंस बनाने के लिए 2 2 जोड़ा हूं मैं, 3 3 जोड़ा हूं मैं और 3 2 जोड़ा हूं मैं। तो एक बात देखिएगा कि ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ये 3 पेयर मिलकर रिफ्लेक्सिव को सेटिस्फाई कर दिए।
ये दो पेयर मिलके सिमेट्रिक को सेटिस्फाई कर दिए। अब मैं चेक करूंगा कि क्या ये ट्रांजिटिव बन गया है। तो रिफ्लेक्सिव जितना पेयर मिलकर के बना है उस पर तो नहीं सोचना है, वो जो रिफ्लेक्सिव पेयर होता है ना, जिसका रिलेशन खुद का खुद के साथ होता है, वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो वो तो इक्विवेलेंस रिलेशन में अहम भूमिका निभा रहा है। इन तीन पेयर को छोड़ दे, तो अब मुझे सोचना है 2 3 और 3 2 पर। तो ये 2 3 और 3 2 मिलकर के सिमेट्रिक को भी फुलफिल कर दिए। अब ये 2 3 और 3 2 के बारे में मैं ये सोचूंगा कि ये ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं कहूँगा अगर 2 का रिलेशन 3 से है और 3 का रिलेशन 2 से है, तो 2 का रिलेशन 2 से होना चाहिए, और 2 का रिलेशन 2 से यहाँ पे मैंने एग्जिस्ट करा दिया है। तो भाई ट्रांजिटिव तो सेटिस्फाई कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। और कुछ सोच सकते हो कि क्या कुछ ऐसा है जो ट्रांजिटिव को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है? तो आप कहोगे 3 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 3 से है। 3 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 3 से है, तो 3 का रिलेशन 3 से होना चाहिए, वो भी अवेलेबल है। मतलब हर पॉसिबिलिटी आपको ट्रांजिटिव को इसमें देखने को मिलेगा। तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए कोई एक्स्ट्रा पेयर हमको ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी ये रिलेशन ट्रांजिटिव बन चुका है। 3 पेयर को जोड़ने पर ये ऑलरेडी ट्रांजिटिव पेयर बन चुका है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि देखो भैया, अब जो आपका ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा कि दिस गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन इफ वी ऐड 3 पेयर, है ना, 3। नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 पर जाने से पहले मैंने एक बड़ा ही एक अच्छा सा नोट लिखा हुआ है। अगर आप उसे ध्यान से पढ़ें तो लिखा गया है कि इफ ए इज अ फाइनाइट सेट विथ n एलिमेंट्स देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इन ए इज इक्वल टू 2 टू द पावर n स्क्वायर। ठीक है, ये कहा गया है कि मान लीजिए कि हमारे सेट ए में अगर n एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल रिलेशन कितना होगा? 2 टू द पावर n स्क्वायर। और ये बिल्कुल पहले क्लास की बात है, मैंने बताया था कि देखिए पहले क्लास में मैंने पढ़ाया था कि मान लीजिए कोई अगर सेट ए है और इस सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, दूसरा सेट बी है, अगर इसमें भी n एलिमेंट्स हैं, तो रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, है ना। तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। रिलेशन सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी का। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुल कितने एलिमेंट्स हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुल कितने एलिमेंट्स हैं? तो ये आता है एन ए इंटू एन बी के बराबर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो यहाँ पे कुल मिला के n स्क्वायर एलिमेंट्स आएंगे। कितने एलिमेंट्स आएंगे? n स्क्वायर एलिमेंट्स आएंगे। अब आप एक बात बताइए कि अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट है तो उसके पॉसिबल सबसेट 2 का पावर 2 होते हैं। अगर उसमें 3 एलिमेंट हैं तो पॉसिबल सबसेट 2 का पावर 3 होते हैं। अगर उसमें 4 एलिमेंट हैं तो पॉसिबल सबसेट 2 का पावर 4 होते हैं। तो अगर किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे n स्क्वायर एलिमेंट हैं तो उसके पॉसिबल सबसेट 2 टू द पावर n स्क्वायर होंगे कि नहीं होंगे? तो यहाँ पे पॉसिबल सबसेट कितना आएगा? यहाँ पे पॉसिबल सबसेट आएगा 2 टू द पावर n स्क्वायर। पॉसिबल सबसेट यहाँ पे क्या आएगा? 2 टू द पावर n स्क्वायर। और ये पॉसिबल सबसेट ही रिलेशन कहलाता है। क्यों? क्योंकि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन यहाँ पे किसके बराबर होगा? सब नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट के बराबर होगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपको उम्मीद करता हूं कि यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई एलिमेंट अगर दिया गया है कि सेट ए में 3 एलिमेंट हैं तो बताइए कि पॉसिबल रिलेशन कितना होगा। तो ऐसा नहीं कि आप बोल दोगे 2 का पावर 3, गलत हो जाएगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि सेट ए में 3 एलिमेंट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना एलिमेंट होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट हो जाएंगे, 3 गुणे 3 हो जाएंगे, और आंसर आपका 2 टू द पावर 9 हो जाएगा। नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहां से अब मैं चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन क्या क्या दिया गया है आप इसे नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यहां पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, पहले नोट पे क्वेश्चन को मैंने लिखा है कि इफ सेट ए इज इक्वल टू, कितना लिखा हूं मैं? सेट ए हमारा 2 एलिमेंट रखा हुआ है, 3 और 5। मैं पूछ रहा हूं कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताइए। ये देखिए मैंने 3 नोट लिखा है और ये नोट नंबर 3 से सवाल पूछा गया है
कि अगर किसी भी सेट ए में n नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो वहां पे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसके बराबर होता है, 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n के बराबर होता है। तो अगर हमारे सेट ए में वहां पे 2 एलिमेंट हैं तो इसका नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसके बराबर हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 का स्क्वायर माइनस 2। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, 4 में से 2 घटा के 2 लिख सकते हो और 2 का पावर 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बी ऑप्शन टिक कर दूंगा कि देखो अगर सेट ए में हमारे 2 एलिमेंट हैं 3 और 5, तो यहाँ से जो पॉसिबल रिफ्लेक्सिव रिलेशन आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अगर सिमेट्रिक रिलेशन पूछा होता है कि बताइए सिमेट्रिक रिलेशन कितना होगा, तो ये फॉर्मूला है सिमेट्रिक रिलेशन का, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है ना। जब आप लोग ग्रेजुएशन करोगे वहाँ पे पढ़ाया जाता है कि कैसे जो है कि रिफ्लेक्सिव में इतने पेयर पॉसिबल हैं, सिमेट्रिक में कैसे हैं, हम भी बता सकते हैं, लेकिन फिर आप ये कहोगे आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है, तो सिर्फ वही चीज़ें लेते हैं जो हमें काम की है। तो अगर यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन पूछा गया तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँ तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया है वो लिखा गया कि लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, माना गया कि ए और बी 2 सेट्स हैं, हैविंग 3 and 4 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, माना गया कि सेट ए में 3 एलिमेंट हैं और सेट बी में यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉसिबल, यहाँ पे जो आप देखोगे कि सेट ए में अगर 3 एलिमेंट हैं और सेट बी में अगर 4 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना हो गया, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 हो गया। ये 12 एलिमेंट्स जो है कहाँ पाए जाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में पाए जाएंगे। और मैं बता चुका हूँ कि रिलेशन कितने पॉसिबल हैं ये जानने के लिए आपको क्या करना है, ये देखना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट अवेलेबल हैं, और 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, ये होता है कि नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 12 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब कई लोग ऐसा करें कि सर आपने सिर्फ 2 बातें पढ़ा कि ए एंड बी आर 2 सेट्स हैविंग 3 and 4 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली एंड हैविंग 2 एलिमेंट्स इन कॉमन, ये सब चीजें नहीं पढ़े। तो मैं तो कहता हूँ यार कि अगर पूरा जब मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाया कि जब रिलेशन सेट ए पर लगता है तो उसमें तो सभी एलिमेंट क्या होते हैं, जब रिलेशन खुद सेट ए पर लगता है तो वैसे सिचुएशन में तो पूरा सेट ए पर ही रिलेशन लग रहा है तो पूरा एलिमेंट कॉमन हो जाता है। फिर भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल करके देखते हैं कि पॉसिबल पेयर कितना बन रहे हैं। तो अगर यहाँ पे पूरा एलिमेंट भी अगर कॉमन हो तो भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल करके देखते हैं कि यार टोटल कितना पेयर बना, और 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, रिलेशन हो जाते हैं। तो 2 एलिमेंट कॉमन हो, 4 एलिमेंट कॉमन हो, 10 एलिमेंट कॉमन हो, ये सब भरमाने की बात है। आप बस ये देखिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आया और 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, आपका पॉसिबल रिलेशन हो जाएगा। कॉमन सॉमन देकर के आपको भरमाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात और, दूसरा तरीका यह है कि आपसे तो एक नंबर ऑफ रिलेशन पूछ सकता है, दूसरा नंबर ऑफ नॉन इम्पटी रिलेशन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, नंबर ऑफ नॉन इम्पटी रिलेशन। तो देखो मैंने आपको बताया था कि इम्पटी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, जितने भी सबसेट बनते हैं उसमें इम्पटी सेट सबका सबसेट होता है, और रिलेशन भी सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो इतने पेयर जो बन पा रहे हैं उसमें एक पेयर जो है सबसेट का वो इम्पटी सेट भी है। तो अगर मैं उस इम्पटी सेट को बाहर निकाल लूं तो एक जो पॉसिबल सबसेट है उसको मैंने बाहर निकाल लिया। तो जब कभी पूछेगा कि बताइए नंबर ऑफ नॉन इम्पटी रिलेशन, तो जितने भी पॉसिबल रिलेशन उसमें से आपको -1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। अगले ही सवाल में मैंने इसका एक क्वेश्चन दिया है, उसको समझते हैं। यहाँ पे दिया है कि मान लीजिए कि हमारे सेट ए में m एलिमेंट हैं, सेट बी में n एलिमेंट हैं, देन टोटल नंबर ऑफ नॉन इम्पटी रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। करेक्ट, बताइए नंबर ऑफ नॉन इम्पटी रिलेशन ए से बी में कितने होंगे। क्वेश्चन था कि सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, सेट ए में m एलिमेंट हैं और सेट बी में n एलिमेंट हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुल mn एलिमेंट पॉसिबल हुए कि नहीं हुए। क्या किया मैंने, गुणा कर दिया कि सेट ए में m है, सेट बी में n है, तो m इंटू n मिलकर के कार्टेशियन प्रोडक्ट में mn एलिमेंट हो गए। अब यहाँ पे पॉसिबल रिलेशन होगा 2 टू द पावर mn, है ना। और हमसे पूछा गया नॉन इम्पटी रिलेशन, तो मैं क्या करूंगा कि पॉसिबल पेयर में से पॉसिबल जितने भी रिलेशन आ रहे हैं उसमें से मैं एक को माइनस कर दूंगा। तो 2 टू द पावर mn -1 हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन इम्पटी रिलेशन हो जाएगा। 2 टू द पावर mn -1, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरीके से इस वीडियो लेक्चर में बहुत ज़्यादा लंबा नहीं इसको खींचेंगे, 7 सवाल करे हैं इसमें
और इसको करने के बाद थोड़ा सा हम इसको क्लोजअप करेंगे। फिर जैसा आपका कमेंट रहेगा, जैसा आप लोग सुझाव दोगे कि सर थोड़ा सा और इसको बूस्ट करिए, इन इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो मैं जो है कि और उस पर काम करूँगा और आपके लिए जो है कि दूसरा लेक्चर और भी क्वेश्चन आंसर का लेकर के आऊँगा। थोड़ा सा आप जो है कि कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, लोगों से थोड़ा चर्चा भी करिए कि यार मार्केट में नया नया गुरुजी आए, उनको थोड़ा सपोर्ट किया जाए, है ना। चलिए तो चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।